Hey everyone, thanks for tuning in again. Today we have a Ghazal and Sufi singer with us who's also a musician. Aqdas Hashmi has performed at various culture institutes throughout the country, जिनमें notable नाम जैसे कि PNCA, NCA, RSC, Alhambra वगैरह हैं. And I can't wait to dive into his work और बाकी musical discussion पे इनके साथ. तो thank you so much for coming. शुक्रिया जी. सही तो आजकल किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और प्लीज़ क्योंकि हमारा तो इतना इंसाइट नहीं है म्यूज़िक में, तो आप प्लीज़ डिटेल से एक्सप्लेन कीजिएगा. बुनियादी तौर पे मेरा जॉनरा जो है ये सेमी क्लासिकल मौसीकी है और उसमें सूफियाना गायकी. और बचपन में तो नात से इब्तिदा की, नोहा से, नात से, और इल्मी और एक अदबी घराने से और हाल दो मजहबी घराने से ताल्लुक़ था. तो उस बुनियाद पे नात से इब्तिदा हुई जो आगे बढ़ के फिर गज़लों पे मुंतज हुई. और फिर मैंने मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िलों में और मौसीकी के महफ़िलों में जाना शुरू किया. और मुख्तलिफ़ जिस तरह फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ़ दरगाहों पे उर्स वगैरह होते हैं और कव्वाली मुझे बहुत हॉन्ट करती थी. इब्तिदा में ये शौक़ कव्वाली से स्टार्ट हुआ और आज फिर गज़ल सिंगिंग में ये एवोल्यूशन जो है ये जारी रहा वक्त के साथ साथ. तो आजकल मैं सोलो सूफियाना भी कर रहा हूँ और गज़ल सिंगिंग भी कर रहा हूँ और हल्की फुल्की अगर मुझसे हो सके तो कव्वाली भी करता हूँ. और हाल ही में एक नया चैनल है और नेटवर्क, उसके लिए मैंने मुतअद्दिद कलाम जिनमें सोलो और कव्वाली दोनों शामिल हैं वो भी रिकॉर्ड करवाए हैं. अच्छा, नॉर्मली जब आपका एक तरह का म्यूज़िक टेस्ट होता है तो उसी तरह का होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हालांकि आई लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, मुझे स्पेसिफ़िकली फ़ोक म्यूज़िक और सूफ़ी म्यूज़िक पसंद है, लेकिन गज़ल कभी मुझे समझ नहीं आई. मतलब वो बस मेरे ऊपर से गुजर जाती है और मैं उस तरह से एक्सपीरियंस और इन्जॉय नहीं कर पाती उसे. आपका सवाल गहरा सवाल है और ख़ूबसूरत सवाल इस वजह से है कि इसमें फिर शायरी की बहस आ जाएगी. गज़ल शायरी की एक ऐसी सनफ़ है जो इंडो पाक से ताबीर है. मतलब हमारा जो सब कॉन्टिनेंट, ये जो बरसगीर का रीजन है, इसकी शायरी की जो खसूसियत है, बेसिकली गज़ल का ओरिजिन कसीदा है अरबी से. और कसीदे में इब्तिदा तो अरबी से हुई, फिर फ़ारसी में दर आया और वहाँ से दोनों का मलगूबा जो है वो गज़ल की शक्ल में सामने आया. और हमारे यहाँ इब्तिदा में कह सकते हैं कि किसी भी ज़ुबान में नसर बाद में आती है, शायरी पहले आती है. अगर हम उर्दू का जायज़ा लें तो उर्दू में जब शोरा शायरी कर रहे थे तो उस वक्त उर्दू नसर नहीं लिखी जा रही थी. और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो पहला साबिर दीवान शायर हमें मिलता है वो कुली कुतुब शाह उनका नाम था. और ये इनका हमें बाकायदा उर्दू की पहली मुस्तनद तारीख़ हमें मिलती है कि बाकायदा जो साबिर दीवान शायर थे यहाँ से शायरी स्टार्ट हुई और गज़ल में इन्होंने तब आज़माई की. गज़ल अपने पर्सपेक्टिव में तनव्वो, डाइवर्सिटी इस हवाले से रखती है कि गज़ल बुनियादी तौर पे अगर इसके लुग़वी मानी देखें तो उसका तो मतलब है औरतों की बात करना, औरतों के मुतालिक बात करना. तो ज़ाहिर है औरत हुस्न से ताबीर है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग. लेकिन इसका एक और मतलब ये है गज़ल का, जो इसका आप कह सकते हैं इस्तिलाही मानी, वो ये है कि जब हिरन का शिकार किया जा रहा हो तो उस खौफ में वो जो आवाज़ निकालता है, जो चीख निकालता है, उसको गज़ल कहते हैं. और गज़ाल वैसे भी हिरन को कहते हैं. लेकिन हम बात कर रहे थे गज़ल के मज़ामीन की. गज़ल का हर शेर अपनी माहियत में अलग मज़मून रखता है. ये ज़रूरी नहीं है कि एक पूरी गज़ल सिर्फ़ इश्क़िया मज़ामीन पर ही मुश्तमिल हो. गज़ल के हर शेर में कोई भी बात, कोई भी मुख्तलिफ़ फ़न्नों बात की जा सकती है. मैं आपकी खिदमत में एक बड़े शायर हैं, अहमद सुलेमान उनका नाम है, भारत से हैं, और उनकी एक मशहूर गज़ल है और इसका एक शेर मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता है. इसके मज़ामीन ऐसे हैं, आप देखें. हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे. ये गज़ल का मतला है. और यहाँ पे हमें फ़ील हो रहा है कि शायर एक कैफ़ियत में है, एक इश्क में उसको छुटकारा मिला, उसको धुतकारा गया और वो अपनी
परेशान हाली बयान कर रहा है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। इस शेर का मतलब समझ में आ गया, इसमें हुस्न इश्क की वारदात है वो बयान की गई है। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। कितना कितना ज़मानी शायर है, कितना सोशल शेर है। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। अब इसमें एक जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं इस शेर में उसकी बात की गई। इस शेर में कोई हुस्न इश्क का बयान नहीं है। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, हमदर्दी की बात की गई है, मैनकाइंड की बात की गई है, ह्यूमैनिटी की बात की गई है। उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे, यानी इसमें इंसानियत से हमदर्दी की बात की गई है। और इसका जो मकता है वो मुझे बहुत पसंद है। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, वो गांव का एक ज़ईफ़ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। ये शेर अगर बार बार पढ़ो आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरी तो ये कैफियत हो जाती है। और वाकई ऐसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गज़ल अपने हर शेर में मुख्तलिफ़ मज़ामीन की हामिल हो सकती है। चाहे तो वो फुल इश्किया गज़ल भी हो सकती है, उसका हर शेर वारदात इश्क का बयान करे, चाहे तो वो हर किस्म के मसाइल, वो सोशल वायलेंस के मसाइल हों, एब्यूज़ के मसाइल हों, वो इंसानों के जो आपस का रिलेशन है, अज़दवाजी ताल्लुक़ है उसके मसाइल हों, इश्क और माशूकी के मसाइल हों, हर तरह के मसाइल का गज़ल अहाता करती है। यही वजह है कि जब गज़ल मौसीकी में दर आई तो उसको पजीराई मिली। आपका सवाल था कि गज़ल मुश्किल क्यों है। गज़ल मुश्किल इसलिए है कि इसकी तराकीब में जो अव्वल ज़िक्र शुरू के क्लासिकल शुरा थे, मैंने आपको जैसा कि बताया इसका ओरिजिन अरबी फ़ारसी है कसीदा, तो अल्टीमेटली इसमें अरबी फ़ारसी तराकीब का इस्तेमाल होना था। लेकिन फ़ॉर द टाइम बाय टाइम हम इसके एवोल्यूशन पे बात करें तो अब जदीद जो गज़ल है वो आसान गज़ल है, आसान गज़ल कही जा रही है। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए। शेर में गनायत भी है, रिदमिस्टिक शेर है बहुत ज़्यादा, और बहुत आसान शेर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने आसान गज़ल की एग्जांपल में रफ्ता रफ्ता का जिक्र किया, काफ़ी फेमस गज़ल है। मुझे लगता है अगर आप डेमो दे दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल, ज़रूर। ये उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने गाई और उनकी मशहूर ज़माना गज़ल है, राग दरबारी है ये। चूँकि मौसीकी की बात हो रही है और क्लासिकल मौसीकी की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा राग को भी एलेबोरेट करना चाहूँगा। ने सारे सा धा नी सारे गा मारे सा म प ध नी पा म प गा मारे नी धा नी रे सा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और कितना आसान और खूबसूरत शेर है। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए
आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्मा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। Wow, that was really amazing. तो अभी तो लाइक आपने आसान गज़ल की एग्जांपल दी और डेमोन्स्ट्रेशन भी दे के बताया, तो आप अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बताएं कि आपको किस तरह एकदम से या फिर ग्रेजुअली ये सूफियाना म्यूज़िक का और गज़ल का शौक़ हुआ। मतलब जिस तरह मैं म्यूज़िक लवर होने के बावजूद मेरी इमोशनल मैच्योरिटी अभी नहीं हुई उतनी कि मैं गज़ल को अप्रिशिएट करूं, तो आपने कैसे लाइक ग्रो किया कि आप इस हद तक पहुंचे? सूफियाना गायकी से जहन में हमेशा समाज आता है, सोसाइटी आती है, सोसाइटी में आम लोग होते हैं। सूफ़ी म्यूज़िक दरगाहों की पैदावार है। इसका मतलब है वो आसानी से रूह में हलूल कर जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है, यूनिटी क्रिएट होती है, सब लोग उसको समझ पाते हैं। गज़ल काम है अहले ज़ुबान लोगों का। इसका मतलब है ये हर कस व नाकस को समझ नहीं आएगा, बल्कि जिसको ज़ुबान पे बयान व बदी पे दस्तरस होगी गज़ल उसको समझ में आएगी। आपने बात की कि मेरा जो सफ़र है सूफियाना मौसीकी से गज़ल तक, ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि मैंने आपको बताया कि एक इब्तिदा जो है वो नात व नोहे से हुई और फिर सूफियाना मौसीकी पे आई। सूफियाना मौसीकी में सोलो भी नहीं थी, क्योंकि जो सोलो सूफियाना मौसीकी है ये भी एक गज़ल की इसका जो तर्ज़ है वो गज़ल की तर्ज़ है, सेमी क्लासिकल। सूफियाना मौसीकी में जो मुझे हॉन्ट किया वो कवाली ने किया। कवाली एक बहुत सोशल चीज़ है। इसकी जो ओरिजिन है वो बरसगीर में दरगाहें हैं, जिनमें निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली हो गई, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी हो गई की दरगाह हो गई, हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह मुंबई हो गई, हाफिज़ अब्दुल्ला की दरगाह आगरा हो गई और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ हो गई। और ये तो मैंने कम नाम लिए हैं, और अगर हम इसका थॉरली जायज़ा लें तो इतनी ज़्यादा दरगाहें मिलती हैं जहाँ पर ये सूफियाना और कल्चरल मौसीकी जो है वो पिनअप रही थी और वो उसको फ़रोग़ हासिल हो रहा था। तो कैसे लोगों को वो चीज़ समझ ना आती। और अब हम देखते हैं कि सूफियाना मौसीकी में लिरिक्स क्या हैं। सूफियाना मौसीकी में आम लिरिक्स हैं, अमनो आतशी का पैगाम है, मोहब्बत का, मुसावात का पैगाम है। फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे यहाँ जो पंजाबी रवायत में क्लासिकल शुरा हैं, हम उनमें ले लेते हैं बुल्ले शाह को। बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श जो हैं, ये इनकी शायरी में हमें बहुत आसान गोई नज़र आती है, और यही वजह है कि हमें कवालों में बेशतर कवाल बुल्ले शाह की शायरी गाते हुए नज़र आते हैं। अगर हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कुल ज़िंदगी का मुलाहिज़ा करें, उनके कलामों का, उनके गाए गए जो एल्बम्स हैं उनका मुताला करें, तो हमें बुल्ले शाह के कलाम बदरजा यतम मिलते हैं, जिनमें मेरे बुकल दे विच चोर चोर हो गया और भी बेताशा कलाम है, मेरा पिया घर आया। मतलब कितने मकबूल आम कलाम हैं जो हर कस नाकस को समझ में आते हैं। अच्छा, खैर ये तो एक बात थी सूफियाना मौसीकी की। तो मैं अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद, FA के बाद मैंने बाकायदा लिटरेचर BS उर्दू किया, मतलब बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से। तो जब मैंने लिटरेचर को अपने निसाब का, अपनी तदरीस का, अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाया, तब मुझ पे ये चीज़ें खुलनी शुरू हुई। इमला की और बाकायदा जो ज़ुबान और अदब है वो खुलना शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ में की गहराई तक जाते हैं, उसकी ग्रामर का मुताला करते हैं, तो चीज़ें तब समझ में आती हैं। तो तब मुझे जब गज़ल मानवी तौर पर मुझ पे आश्कार होना शुरू हुई, तो तब वो मौसीकी में भी मेरा फिर दिल किया कि मैं अब गज़ल की तरफ भी आऊँ। तो चुनाचे फिर तकरीबन अरसा 2-3 साल से मैं फिर गज़ल की तरफ आया, और अब मैं, क्योंकि बात वही है कि जो चीज़ समझ में आना शुरू हो फिर आपको उसमें लुत्फ़ आना शुरू होता है। तो यही वजह है कि मैं अब गज़ल गाता हूँ। सही। और आई फील लाइक ये पहले से जो है ना, ये क्लासिकल सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की फॉलोइंग है। हम नॉर्मली समझते हैं कि नहीं,
एक रीजनल आर्ट फॉर्म है, लेकिन चाहे वो लाइक नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, मेहदी हसन है, आबिदा परवीन है या बुल्ले शाह के कलाम है, इट्स ऑलवेज़ हैड एन इंटरनेशनल फॉलोइंग। लेकिन अब इस तरह हो रहा है कि लोग इस चीज़ को कैशन करने की कोशिश कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। और हालांकि बहुत से लोग, ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, इससे ये हुआ है कि आपने रीवैम्प किया है, आपने जो है मतलब ज़्यादा कंटेम्प्रेरी ऑडियंस को जो है ना इसकी तरफ मुतवज्जो किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आई फील लाइक दे काइंड ऑफ रूइंड इट। ये जो बहस है, ये जो आपने बहस की है मौसीकी का फ्यूजन जो है, इसकी इब्तिदा बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ उस्ताद मुस्तफ़ा अली ख़ान ने की थी, और उन्होंने मगरबी मौसीकी के साथ कोलैबोरेट करके, और कुछ आई थिंक उस मूवी का नाम द डेड मैन वॉकिंग था या पता नहीं क्या नाम था, जिसमें उस्ताद मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब ने मगरबी मौसीकी तरतीब दी और बड़ी पॉपुलर हुई। लेकिन उस मौसीकी को तरतीब देते हुए भी उन्होंने क्लासिकल असूलों को बालाई ताक नहीं रखा, बल्कि मलूज़ खातिर रखा। हम ये नहीं कहते कि क्लासिकल मौसीकी को जदीद मगरबी मौसीकी के साथ अगर मदगम कर दिया जाए तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। नहीं, अगर दोनों अपनी तर्ज़ों पर, अपने खतूत पर पूरी तरह उस्तवार रहेंगी तो खूबसूरत चीज़ सामने आएगी। इसका मुज़ाहरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की मौसीकी की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जब हम आपने बात की कि इलेक्ट्रॉनाइज़ हो गई है वो चीज़, जिसकी मिसालें हमारे यहाँ मतलब हम कोक स्टूडियो में उसकी मिसाल दे सकते हैं। इस तरह कोक स्टूडियो में अगर कई चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। बात यह है कि अगर कोक स्टूडियो या इस तरह की प्लेटफॉर्म से कुछ लोग रिवाइवल कर रहे हैं क्लासिकी पोइट्री का, तो बात फिर कल्चर की आ जाती है कि ये चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली होती हैं। और रही बात यूथ की कि वो मुश्किल पसंदी की तरफ क्यों नहीं आती, ये चीज़ें टाइम मांगती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिटरेचर में बाकायदा तौर पे दाखिल ना होता तो मुझे गज़ल समझ ना आती। तो एक तालिब इल्म जो बाकायदा बैठ के क्लासिकी मौसीकी के रमूज़ व काफ़ नहीं सीखता और एक शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सहारा ही लेकर अपने आप को जल्दी से प्रूव करने की कोशिश करता है। यही वजह है। हमारा आपसे स्टार्ट करेंगे और कैमरा क्यों सही, क्योंकि अभी सूफ़ी म्यूज़िक का जिक्र हो रहा था, तो आप प्लीज़ अपना फेवरेट सूफियाना कलाम शेयर करेंगे। मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप ख़ुद गा के सुनाइए। जी ज़रूर। जो हमारी क्लासिकी पंजाबी की रवायत है उसमें यूँ तो हर शायर का अपना एक मुकाम है, लेकिन हज़रत बाबा बुल्ले शाह की शायरी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसके मज़ामीन ही कुछ ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से और समाजी मसाइल से है। तो बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है उनका, मैं तेरे कुर्बान। लेकिन इसको एक अलग अंदाज से उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने गाया, तो मैं भी उसी अंदाज से सुनाता हूँ। गमा पानी सा ने प मा प मा ने प मा गा सा ग म ग प म ग ग ने ग सा हा कुर्बान वे वेड़े आ वड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आ वड़ मेरे, जान तू भावे ना जान वे वेड़े आ वड़ मेरे। तेरे जिया मैनू
न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा मैं सारा जहां वे वेड़े आवड़ मेरे, जान तू भावे न जान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। Wow. I need that to sink in. मार डालें। हाँ सीरियसली। अच्छा नॉर्मली इसी वजह से मुझे लाइक सुफियाना कलाम ज़्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज मेरी इमोशनल वेवलेंथ इतनी ही है, और इससे ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो तो एक तो मुझे शायरी नहीं समझ आती, और दूसरा ये कि जब शायरी नहीं समझ आती तो ऑब्वियसली आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। एक और बड़ी वजह ये भी है कि दोनों में ना ताल मेल का थोड़ा सा डिफरेंस है। गज़ल बहुत बंधी हुई चीज़ है, इसमें तबले की जो तालें हैं उन पे उनकी बंदिश में आपको ना पाबंद होना पड़ता है। मतलब फ़र्ज़ करें आप 4 मात्रे की लय लगाई हुई आपने, 6 मात्रे की, 8 मात्रे की, 10 मात्रे की, ये एक जो रिदम है इसमें पाबंद होकर आपको चलना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा इसमें ना क्लोज्ड होके चलते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो सूफियाना रवायत है उसमें मैंने आपको बताया इब्तिदा तो कवाली से हुई। कवाली एक चलंतर चीज़ है, उसमें तबले की जो लय है वो एक धमाली कैफियत में होती है, और उसमें जो बोल बांट है, तकरार है, वो कवाल अपनी मर्ज़ी से मतलब फ़िक्रे छोड़ के तालों पे सम मार के करता है। एक वजह ये भी है कि एक ढीली चीज़ है सूफियाना मौसीकी हमारे यहाँ ना, वो एक दिल को इसलिए भी लगती है। मैंने आपको एक बात बताई ना कि अवाम हर तरह की होती है, जबकि अहले ज़ुबान जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं। अवाम में बहुत डाइवर्सिटी होती है, इसलिए ये यूनिटी क्रिएट हो जाती है, ऐसे लेके चलती है चीज़ों को। एक पॉलीफोनी टर्म क्रिएट हो जाती है। जबकि जो अहले ज़ुबान है ये इनकी मिसाल गज़ल की तरह है कि ये एक ऐसे दायरे में, ऐसे सर्कल में आ जाते हैं कि जो तबले के मात्रों की तरह पाबंद होती है किसी चीज़ की। तो इस तरह क्लासिकल या सेमी क्लासिकल म्यूज़िक परस्यू करना काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता? मैंने इब्तिदा में थोड़ी देर पहले आपसे ये बात की कि आपने एक सवाल किया कि हमारे यहाँ रिवाइवल के नाम पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस जो किए जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ही यही है। मेरा एक अरसा जो है वो रॉयल पिंडी आर्ट्स काउंसिल में गुजरा। मैंने वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट्स भी लिए, और बाद अज़ां में वहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर मतलब विज़िटिंग में भी रहा। और मुझे ये तजुर्बा हुआ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जब हम उनको हमारे यहाँ ना इब्तदाई 4 राग होते हैं, जिनमें एक दरबारी है, एक बिलावल है, कल्याण है और मालकौंस है। ये रागों के नाम हैं। ये इब्तदाई 4 राग हैं। वो जब हम उनको सफ़ा दिखाते थे तो हैरान हुए थे, कहते थे इसको क्या करना है, क्योंकि सफ़े पे सरगम लिखी हुई है और एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग नोटेशंस लिखी हुई हैं, उसके अलावा उनके पलटे लिखे हुए हैं। ये मौसीकी के टर्म्स हैं। वो इतने बोर हो जाते थे कि कोई तो 2 दिन बाद आता ही नहीं था, कोई छोड़ देता था, और कोई उसको बेदिली से करता रहता था। लेकिन जब वो बेदिली से करता रहता था तो उसमें फिर इम्प्रोवाइजेशन नहीं आती थी, और वो वहीं का वहीं रहता था। लेकिन जिनको ये बात पता है कि जो मेहनत के आदी हैं, अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, हम नुसरत अली खान साहब का कोई आइटम लगा लेते हैं कवाली, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली फील होता है ना। जब ये कंसर्ट पे एक पॉप सिंगर जो है वो मेहनत करता तो नहीं दिखाई दे रहा होता, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा होता। ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है उसका, और उसने माइक उठाया होता है, और वो बड़ा ईजी होता है। वो घूम फिर रहा होता है स्टेज के ऊपर, और आवाम के साथ उसका इंटरेक्टिव रिलेशन होता है, इंटरेक्शन भी होता है, और क्लैप्स हो रहे होते हैं, और बड़ा ढीला निज़ाम हो रहा होता है। वो बेशक छोड़ दे बीच में छोड़ दे या कुछ इस तरह, मतलब जो उसने स्टूडियो में जो ट्रैक निकाला वो तो अगर उसको परफॉर्म कर रहा है तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है। जबकि आपने क्लासिकल मौसीकी में देखा होगा कि वो कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। अगर वो फॉर्म में इतनी मेहनत आपको नज़र आ रही है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होगी उसके सीखने में और इस तरह। और क्लासिकल मौसीकारों के अहवाल जब हम सुनते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि जी बचपन से सीख रहे हैं। आज अगर राहत फ़तेह अली खान साहब का इतना बड़ा नाम है तो इसी वजह से कि वो हमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पहलू में बचपन से बैठे हुए दिखाई देते हैं। पर आई फील लाइक पॉप स्टार्स में ज़्यादातर तो परफॉर्मर्स होते हैं, दे डोंट राइट देयर ओन म्यूज़िक, दे डोंट मेक देयर ओन म्यूज़िक, और प्लेबैक सिंगर्स भी बहुत हैं।
जबकि मतलब पॉप म्यूज़िक बेसिकली वही है जो भी पॉपुलर है, लेकिन ये जो आजकल वो जो R&B टाइप जो पॉप म्यूज़िक चला हुआ है, उससे पहले मतलब अब तक जब लोग अपना म्यूज़िक खुद बनाते थे, खुद लिखते थे, वो डिफरेंस नज़र आता था। क्योंकि अब जो म्यूज़िक है इट्स कैची, 1-2 दिन अच्छा लगेगा एंड फिर यू फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन जब आप फेवरेट सॉन्ग्स अपने रिकॉल करते हो ना, तो हमेशा मतलब कोई गज़ल आएगी, या हमेशा कोई सूफियाना कलाम आएगा, या कोई ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा गाना आएगा जिसकी पेनमैनशिप जो है ना वो कमाल की होगी। और जैसे कि आपने पहले ज़िक्र किया कि पहले शेर बनते हैं, उसके बाद फिर नसर होता है, लेकिन अब तो नहीं होता इस तरह। पहले तो कैची सी वो बीट बनती evolution है तो हो और गया ना। जनरली वो कर लेते हैं। असल में वो तो ज़ुबान का इब्तदाई मरहला था ना, उसकी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज थी, वो तो उस वक्त की बात थी। अच्छा, पिछले दिनों हम किसी अदबी महफ़िल में बैठे हुए थे, चंद हमारे शायर और अदीब दोस्त बैठे हुए थे, तो यही बहस हुई कि ये जो हमारे पुराने लोग थे इनमें ठहराव बहुत ज़्यादा था, मुस्तकिल मिजाजी थी। हमारी नई जो यंगस्टर जो हैं हमारे, ख़ुसूसन हमारे टीन एज जो नए लोग हैं, ये इनमें ये कैफ़ियत होती है, मतलब हर वक्त के ना एक उतावला और लाउबालीपन क्यों होता है इनमें। ये एक बहस थी, मौजूद बहस ये बात थी। अपने अपने ओपिनियंस दिए सारों ने जो अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त थे इस बारे में। अच्छा, ये इंसानी नफ्सियात डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मौसीकी की एवोल्यूशन भी तो ऐसा ही है। पहले मौसीकी ठहराव वाली बड़ी आराम से थी, अब वो R&B आ गया ना, मतलब उसमें ना आपके मूवमेंट्स हैं, मौसीकी तो कहीं नज़र नहीं आती। इसकी एक बड़ी वजह ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये वजह है। मैंने उस गुफ्तगू में एक बात की, मैंने ये बात की कि जिस बच्चे या बच्ची को, जिस लड़के या लड़की को 2 घंटे की किसी अदबी महफ़िल में बैठना आता है ना, तो इसका मतलब है वो मेंटली ठीक है। लेकिन अगर किसी लड़के या लड़की को 2 घंटे की महफ़िल में नहीं बैठ रहा, वो एंजाइटी का शिकार हो गया, तो उसको जाके इलाज करवाना चाहिए, वो मेंटल पेशेंट है। लेकिन वही लड़का या लड़की 2 घंटे की बल्कि 3 घंटे की महफ़िल में सिनेमा में बैठ लेते हैं। सोचने वाली बातें हैं। स्टिमुलस बहुत ज़्यादा होता है ना हर तरह से। एक तो कंटेंट जो पेश किया जा रहा है, सिनेमा इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वहाँ पे फिल्म है। जबकि अदबी गुफ्तगू हो रही है, वो तो ऊपर की बातें ऊपर से गुजर रही हैं, वो समझ नहीं आ रही। लेकिन हम देखें तो हमारा समाज यही तो था। आज जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, क्या अब इब्तदाई चीज़ें ना होती तो आज की चीज़ें हमारे पास कैसे आती? तो हम उन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमारे यहाँ आज जो चीज़ों की शक्ल है, इनकी इब्तदाई शक्ल वही थी जो ये है। अगर आज हमारे पास म्यूज़िक किसी और शक्ल में है तो इसकी इब्तदाई शक्ल यही थी। लेकिन आज भी आप देखें, लंदन आर्ट्स काउंसिल में हर साल एक फ़ेस्टिवल होता है, उसको कहते हैं दरबार फेस्टिवल। यूट्यूब पे आप इनका चैनल मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे एक भी पाकिस्तानी फ़नकार नहीं है सोलो। तो राजस्थान इंडिया से मोमिन ख़ान सारंगी नवाज़ हैं और बिल्कुल यंग हैं। मेरे ख़्याल में तो वो उनकी उम्र 20 साल से भी कम होगी या इसी के राउंड अबाउट होगी। सारंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अब बिल्कुल नापैद होता जा रहा है, कामयाब होता जा रहा है। सारंगी नवाज़ पाकिस्तान में गिने चुने 3-4 होंगे। कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल म्यूज़िक प्रिजर्वेशन, इसमें हम क्यों नहीं आगे? प्रायोरिटीज़ नहीं है। अगर हम ये कहें कि कोई सुनता नहीं है तो दरबार फेस्टिवल क्या है? मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि सर्च करें ज़रा यूट्यूब पे दरबार फेस्टिवल और उस परफॉर्मेंस को देखें। ख़वातीन भी हैं और जेंट्स भी हैं और सोलो परफॉर्मेंस होती है। क्लासिकल म्यूज़िक, क्या क्लासिकल म्यूज़िक ये ओरिजिन नहीं था? ये प्रायोरिटीज़ हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह भी कम हैं, उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं। एक सितार नवाज़ हैं, थे उनको आंजहानी करे रविशंकर, उनकी बेटी हैं अनुष्का शंकर और वो क्या सितार बजाती हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई सुनता नहीं है, तो अनुष्का भारत में नहीं रहती, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करती रहती हैं, तो क्यों नहीं सुनता कोई? ये कैसे हो सकता है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बायसनेस की जो ऐनक है ना, जो गॉगल्स हैं, उनको उतार के देखने की देर है, तो हमें चीज़ें ऐसे अयाम हो जाएंगी। बेसिकली हम ऐसी कौम बन चुके हैं जो ट्रेंड फॉलोअर बन चुकी है। सही बात है। अगर हम ट्रेंड सेटर होंगे तो हम ट्रेंड देंगे तो कौन नहीं सुनेगा। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि
मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मैंने अभी ट्विन सिटीज़ में इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई महफ़िल गज़ल नहीं कहीं मुनक्किद होती हुई देखी। अभी अपकमिंग डेज़ में F9 पार्क में एक फैमिली गाला होने जा रहा है, वहाँ मलकू आएंगे। वो क्या करेंगे आके? वो जो उन्होंने किया वो हमारे सामने है। मैं इसको टोटली डिनाई करता हूँ एज अ मुस्लिम भी, और जो चीज़ एथिकल दायरे में नहीं आती, ये रंग थे नहीं पाया, तो मतलब हमें तो सब चीज़ें नहीं समझ में आती। ये हमारी एस्थेटिक सेंस को भी इसी तरह तस्कीन फराहम नहीं करती। हमारा ये तो विरसा नहीं था, लेकिन क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक 5-6 मिनट का ट्रैक आपने निकाल दिया, थोड़े से पैसे लगा दिए, काम हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी सुर है, हम भी गा सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा राग सीखे हैं, हमने टाइम लगाया। लेकिन यही वजह है कि आज हमारे यहाँ ये जो क्लासिकल मौसीकारों की संगतें हैं ये नहीं होती, और ये जो नए पॉप सिंगर हैं ये तो इनके साथ मिलना भी पसंद नहीं करते, पता नहीं कहाँ रहते हैं। एक शख्स जिसको हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ रहता है, तो हम उसके कंसर्ट के लिए 1000 रुपया क्यों पे करते हैं? और हम एक जम्मे गफ़ीर की सूरत में अपने हाथ हिलाते हैं और वो स्टेज पे चढ़ा हुआ होता है। इसके बरक्स ऐसा डाउन टू अर्थ क्लासिकल सिंगर हमें क्यों नहीं पसंद होता जो पैरों को हाथ लगाता है? अवाम कहेगी ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपने देखा ही नहीं है, आप मिले ही नहीं हैं कभी इन लोगों से। हम चूँकि इस फील्ड के हैं तो हमें पता है। मेरा घराना मौसीकी का नहीं था, लेकिन मुझे इतनी सारी मौसीकी कैसे आ गई? मैंने अदब किया तो लोगों ने मुझे मौसीकी सिखाई, कैसा नहीं? तो यही कहना चाहूँगा, प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो कल्चर प्रिजर्वेशन में बहुत आगे है हमसे, और ये हम भी कर सकते हैं। मौसीकी हमारी थी। अगर आप क्लासिकी मौसीकी की रवायत लें तो आपको मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी नाम मुसलमानों के निकलते हैं। उस्ताद नेमत खान सदारंग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये कौन थे जी? मैं एक वीडियो देख रहा था, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गालिबन दूसरी या तीसरी बरसी की वीडियो थी, और उस बरसी के मौके पे एक रवायत है हमारे यहाँ क्लासिकल घरानों की कि मौसीकी बर्पा होती है, मौसीकी की महफ़िल। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब बैठे हुए थे। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने एक बात कही, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने कहा दुनिया में 3 लोगों का नाम हुआ है 20th सेंचुरी में। उनमें पहले रविशंकर थे, सितार नवाज़, दूसरे सलामत अली खान साहब, उन्होंने कहा मेरा नाम था, और तीसरे उस्ताद नुसरत अली खान साहब। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? वो कहाँ गई वो रवायतें? वो कहाँ गए? तो सिर्फ सोचने की बात है। मैं यही कहूँगा कि अपने आप पे एतमाद करके अगर हम अपने इस वर्षे को लेके चलेंगे तो दुनिया हमें फॉलो करेगी, कर रही है, हमारे सामने है, हम देखना नहीं चाह रहे। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आर्ट को प्रमोट करने वाले, प्रिजर्व करने वाले अदारे मौजूद हैं और गाहे बगाहे करते रहते हैं। इस सिलसिले में मैडम फौजिया सईद आजकल वो इंजर्ड हैं एक्सीडेंट की वजह से, अल्लाह ताला उनको जल्द रूबा सेहत करे। उन्होंने मौसीकी के लिए बहुत काम किया, हमारी जो कल्चरल मौसीकी है, फोक मौसीकी है, और ऐसे ऐसे लोकल फ़नकारों को वो सामने लाएँ कि जो बड़ा मुश्किल था जिनको सामने लाना। ऐसा मतलब काम हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाता? हमारे यहाँ इसकी हौसला शिकनी क्यों कर दी जाती है, प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? जहाँ तक पॉप म्यूज़िक का ताल्लुक़ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में पॉप म्यूज़िक नहीं है, लेकिन हम इंडियन आइडल का ऑडिशन देखते हैं ना, एक बच्चा आता है ऑडिशन देने के लिए, बड़ा अच्छा गाता है, जजेस बहुत मॉडर्न है। जजेस मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनका गेटअप इस तरह का कि उस्तादों वाला या इस तरह, वो मॉडर्न जजेस हैं। हमीश रेशमिया जी बैठे होंगे और नेहा कक्कड़ जी बैठी होंगी, लेकिन वो फ़ौरन से ऐसे एहतराम में आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि आपके उस्ताद कौन है। तो अगर वो बच्चा कहे कि मेरे उस्ताद साथ आए हैं, तो कहते हैं उनको लेके आए आप सामने, और वो उनसे झुके सलाम करते हैं। हमारे सामने चीज़ें, हमारे यहाँ वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम शॉर्टकट के आदी हो चुके हैं, हम मेहनत नहीं करना चाह रहे। जैसे मैंने आपको बताया, हम बच्चों को वो रागों की जो फहरिस्त देते थे तो उसको दे के डर जाते थे, यार पढ़ना पड़ेगा, इतना भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के वैसे ही अक्के हुए हैं तो इतना भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात है। अच्छा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज़ किए कि क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उस तरह से अब के लोगों का रुझान नहीं है, लेकिन कव्वाली का तो अभी भी उसी तरह है रुझान। कव्वाली की अदायगी में, कव्वाली की पोइट्री में वही बात थी कि वो कबूलुल आम इसलिए हुई ना कि उसमें आम बातें थीं, समाज की बातें थी, लोगों की बातें थी, मोहब्बत और अमन का दर्स था। ठीक है, अब जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे आपको नुसरत अली खान साहब की हमद हर कोई पसंद करता है, अल्लाहू अल्लाहू, जो उन्होंने पेश की थी, मैं भी वापस उन्होंने पेश करता हूँ। और ये राग कलावती है।
मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्स तबरेज गर खुदा तलबी खुशबू खां ला इलाहा इल्लहू या रब तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक की बात हुई, लेकिन जो मेरा फेवरेट है फोक म्यूज़िक, उसकी बारे में बात नहीं हुई। और मेरा फेवरेट टेक्निकली वो इसलिए क्योंकि उसमें एक कहानी होती है, और मुझे लगता है कि पंजाबी जो पोइट्री है वो फेमस ही ज़्यादा इसी वजह से है क्योंकि वो उसमें मतलब एक स्टोरी चल रही होती है और एक लेसन होता है, जैसे कि सोनी महिवाल या सस्सी पन्नू या सबसे फेमस हीर रांझा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत दिलचस्प सवाल इस वजह से भी है कि मैं कल ही एक मूवी देख रहा था, गुरदास मान और जूही चावला की वारिस शाह। ग़ालिबन 2006 में ये रिलीज़ हुई, और मैं आपको भी कहूँगा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये लाजमी देखें। और गुरदास मान ने एज़ अ वारिस किरदार भी अदा किया है, और उसमें जो बैत हैं हीर वारिस शाह के वो उन्होंने ख़ुद गाए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक ही, उसमें कहानी का आंसर होता है, तो वो सीना दर सीना चलती रहती है, एक रवायत की सूरत इख्तियार कर रहती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ दीगर कहानियों की तरह हीर रांझा की कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से भी हुई, और हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर ये इस वजह से भी है कि वारिस शाह ने उसको एक ऐसे एक पूरे किस्से में, एक मंजूम किस्से में पेश किया। और मैं उसी के चंद अशार आपको सुनाऊँगा हीर वारिस शाह के। एक बहुत बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की ये भी है कि ये राग भैरवी में है। भैरवी एक बड़ा अवामी सा राग है, और कुदरती बात है कि जो सैफुल मलूक कंपोज हुई मियां मोहम्मद बख्श की, वो भी भैरवी में है। ज़्यादातर हमें चीज़ें भैरवी में मिलती हैं। अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सो जगदा मूल मियां,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੀ ਤੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਮੀਆਂ सी थैंक यू सो मच. एक तो आपने फ्री परफॉर्मेंसेस दी, ऊपर से आपने अपना इतना वक्त निकाला और इतने डिटेल से आपने क्लासिकल म्यूज़िक समझाया. इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये समझाने का टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया. आई रियली होप एवरीवन एंजॉयड दिस एज मच एज आई डिड और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा. And if you liked what you saw, please share कीजिए. Your feedback is very important, तो obviously feedback दें. And don't forget to like and subscribe.